हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था, प्रतिष्ठा का जनरल कैरेक्टर देख लिया था। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने ये बताया था कि अब से हम क्या करेंगे, हर एक फाइलम के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप डेली एक वीडियो देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर आपका पूरा इनवर्टिब्रेट अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसके अलावा हमने लोअर बॉटनी पहले ही पढ़ चुका है, तो लोअर बॉटनी आप पहले ही उसका वीडियो देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, और फिर इन्वर्टिब्रेट का देखना शुरू कर दीजिए और अच्छे से आपका लोअर बॉटनी भी तैयार हो जाएगा और इन्वर्टिब्रेट भी तैयार हो जाएगा। तो प्रोटिस्टा का हमने जनरल कैरेक्टर देख लिया था। उसके पहले हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। जो पहला किंगडम आता है वो मोनेरा था और दूसरा किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा है। मोनेरा को हमने बैक्टीरिया में पढ़ लिया था, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोटिस्टा का जो प्रोटिस्टा के जीव होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कुछ तो प्लांट लाइक होते हैं, कुछ फंजाई की तरह होते हैं और कुछ एनिमल की तरह होते हैं। प्लांट में, फंजाई में और एनिमल में बेसिक क्या अंतर होता है, ये हमने इसकी पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो जो प्लांट लाइक होते हैं प्रोटिस्टा, उनको हम क्या कहते हैं, होलोफिटिक प्रोटिस्टा कहते हैं। जो फंजाई लाइक होते हैं उसको हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं, और जो एनिमल लाइक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं। तो ये 3 तरीके के प्रोटिस्टा होते हैं। अब इसके बाद जो होलोफिटिक फंजाई है, सॉरी होलोफिटिक प्रोटिस्टा है, ये प्लांट लाइक है। प्लांट लाइक का मतलब ही क्या होता है कि ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, यानी ये अपना भोजन खुद बना लेंगे। तो इनको क्या किया जाता है, 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड। फंजाई लाइफ में केवल स्लाइमोल्ड आता है, इसका आगे फर्दर यानी डिवीजन नहीं किया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोटोजोआ, जो कैसे होते हैं, एनिमल लाइफ यानी जंतु के लाइफ होते हैं। प्लांट लाइफ जो होंगे वो ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपना भोजन खुद बना लेंगे। जो एनिमल लाइफ होंगे वो हेटरोट्रॉफिक होंगे, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे। जो फंजाई लाइफ होंगे वो क्या होंगे, सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन लेंगे। फिर प्रोटोजोआ को भी क्या है, प्रोटोजोआ को एक संघ मानकर, एक फाइलम मान करके इसको 4 उप संघ में डिवाइड किया गया है, जूफ्लैजिलेटा, सीलिया, सार्कोडिना और स्पोरोजोआ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ को जो 4 उप संघ में डिवाइड किया गया है किस बेस पे किया गया है। तो आप देख रहे हैं फ्लैजिलेटा, सीलिया, यानी इससे ये मतलब निकलता है कि जो प्रोटोजोआ को हमने 4 क्लास में डिवाइड किया है या 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, उसका बेस क्या है कि इसमें कौन सा लोकोमोटरी आर्गन पाया जाता है। तो किसमें कौन सा पाया जाता है, सबका एग्जाम्पल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम किससे शुरुआत करते हैं, क्राइसोफाइटा से, कि क्राइसोफाइटा कौन होते हैं, इनका कैरेक्टर क्या है, इनका एग्जाम्पल क्या है। देखिए क्राइसोफाइटा से आपको नहीं याद आ रहा होगा कि क्राइसोफाइटा आपने नाम सुना है या नहीं, लेकिन क्राइसोफाइटा को ही हम एक और नाम से जानते हैं, डाइटम्स। और डाइटम्स हमने तब पढ़ा था जब हम क्या पढ़ा थे, एल्गी पढ़ रहे थे। तो प्रोटिस्टा के कुछ ऐसे मेंबर हैं जो एल्गी के साथ भी रखे गए हैं। तो ये जो क्राइसोफाइटा हैं इनकी मेंबर कहाँ रखे गए हैं, एल्गी में रखे गए हैं। एल्गी में किस फाइलम में या किस क्लास में रखे गए हैं, तो बैसिलियोफाइसी में रखे गए हैं। ये बैसिलियोफाइसी में रखे गए हैं। यहाँ जब एल्गी पढ़ा रहे थे तो भी हमने बताया था बैसिलियोफाइसी, यानी जो क्राइसोफाइटा के मेंबर है इनका हम अध्ययन 2 जगह करते हैं। एक तो हम क्राइसोफाइटा के साथ करते हैं और एक बैसिलियोफाइसी के साथ करते हैं। इनको कहा क्या जाता है, डायटम कहा जाता है। यानी डायटम जो है वो 2 जगह रखे गए हैं, प्रोटिस्टा के साथ भी रखे गए हैं और एल्गी के साथ भी। प्रोटिस्टा में रखे गए हैं क्राइसोफाइटा में, और एल्गी में रखे गए हैं बैसिलियोफाइसी में। तो आइए बैसिलियोफाइसी का कैरेक्टर देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो कैरेक्टर इनका यही है कि ये कैसे है, यूनिसेलुलर। जितने भी प्रोटिस्टा होंगे सभी क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। और इसके अलावा ये कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी अपना भोजन ये स्वयं बना लेंगे। फोटो सिंथेटिक होंगे। ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, जो अपना भोजन बना लेता है। तो ये पाए कहाँ जाती है, ओशियन में पाए जाते हैं। तो ओशियन में क्या है, बड़ी मात्रा में इनके द्वारा फोटोसिंथेसिस किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है
वो ओशियन में ही होता है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनके द्वारा ही होता है। यानी प्लांट से ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही करते हैं, डायटम्स। और इसके अलावा अलग जो एक दो और एक कोशिकीय जीव है वो सब मिल करते हैं। इनका दूसरा करेक्टर देखिए तो ये कैसे होते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, यानी सुनहरे भूरे कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं। इसके अलावा पीले कलर के भी होते हैं, हरे कलर के भी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है और क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है। ये भी याद रखना है कि डायटम्स में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, ए पाया जाता है और सी पाया जाता है। इनमें जो भोजन है वो ल्यूकोसीन के रूप में संचित रहता है, पौधों में मण के रूप में संचित रहता है, एनिमल में किसके रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोलिन के रूप में। लेकिन डायटम्स में किसके रूप में संचित रहता है, ल्यूकोसीन के रूप में। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनका जो एक स्पेशल सबसे स्पेशल कैरेक्टर है वो है ऑर्नामेंटेशन ऑफ सेल वॉल। ऑर्नामेंटेशन ऑफ सेल वॉल, ऑर्नामेंटेशन मैंने आप ऑर्नामेंटेशन में जानते हैं सजावट। तो इनका सेल वॉल जो होता है वो सिंपल नहीं रहता। सेल वॉल पे क्या होती है, खूबसूरत कलाकृतियां होती हैं, डिजाइन होती है इस तरीके की, जैसे इस तरीके से ऐसे ऐसे। इनका सलवार क्या होता है, अलग अलग पैटर्न में के ऊपर इनके क्या होता है, अलग अलग तरीके के डिजाइन होते हैं इस तरीके से। इनका ये अलग अलग तरीके के होते हैं, फिर इन पे क्या होता है, अलग अलग तरीके के डिजाइन होते हैं सुंदर सुंदर इस तरीके से। तो ऑर्नामेंटेशन किसकी सलवार में पाया जाता है, तो डायटम्स में। किस ग्रुप में पाया जाता है, तो बेसिलियोफाइसी में या ट्राइकोफाइटा। और ये डायटम्स जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक, ये याद रखना है। डायटम क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनका जो सेलवाल होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का। सेलवाल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और उसपे क्या होता है, सिलिका का, ज्यादा मात्रा में सिलिका होती है और कुछ मात्रा में क्या होती है, पेक्टिन का जमा होता है, तो डिपोजिशन होता है। तो ऐसे सेलवाल जिसमें सिलिका और पेक्टिन का जमा होता है उस सेलवाल को हम कहते हैं फ्रस्टूल कहते हैं। इसको हिंदी में भी फ्रस्टूल ही लिखा जाएगा, इसकी हिंदी नहीं होती। तो सेलवाल को ही क्या कहते हैं, सेलवाल सेलुलोज का बना होता है, लेकिन उस पर सिलिका और पेक्टिन का जमा होता है। सिलिका ज्यादा मात्रा में होती है, पेक्टिन थोड़ी सी मात्रा में होता है। और ऐसे सेलवाल को हम क्या कहते हैं, फ्रस्टूल कहते हैं। तो इसका सलवार तो पहले तो सुंदर डिजाइन का बना होता है। फिर सलवार क्या होता है, दो तरीके का होता है। जैसे आप किसी शूज का बॉक्स देखते हैं तो शूज के बॉक्स में आप इस तरीके से देखते हैं, एक शूज रखने वाला बॉक्स होता है इस तरीके से, और एक उसको ढकने वाला बॉक्स होता है। ठीक, इस तरीके से। तो इनका सलवार जो होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे, यानी एक के ऊपर एक चढ़े होती है। जो ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं ईपीथीका, और जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं हाइपोथीका। तो ये आपको याद रखना है, ये शब्द की ईपीथीका क्या होता है और हाइपोथीका क्या होता है। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के लिए इनमें बाइनरी फीजन होता है, बाइनरी फीजन द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। और बाइनरी फीजन के द्वारा ईपीथीका या हाइपोथीका डॉटर सेल में कौन सा जाता है, उससे क्या होती है, डॉटर सेल की आकृति डिसाइड होती है। कैसे आकृति डिसाइड होती है, जैसे अब ये क्या है, हाइपोथीका है, तो हाइपोथीका के भाई अब ये कैसे कार्य करने हैं, इसके नीचे क्या हो जाएंगे, एक और बन जाएगी इस तरीके से। तो एक ये कंप्लीट सेल बन गई इस तरीके से। तो जिस डॉटर सेल को हाइपोथीका मिलता है वो सेल क्या होती है, अपने पेरेंट सेल से छोटी हो जाती है। लेकिन जिस डॉटर सेल को ईपीथीका मिलता है, ईपीथीका के जो नीचे ईपीथीका के साथ जो एक सेल वॉल बनेगा वो कितना होगा, वो इस हाइपोथीका के बराबर ही होगा। तो जिसको ईपीथीका मिलता है वो क्या होती है, सेल वॉल, वो कोशिका क्या होती है, अपने पेरेंट के ही बराबर रहती है। लेकिन जो हाइपोथीका जिस कोशिका में आ जाता है वो क्या होती है, अपने पेरेंट से छोटी हो जाती है। इसको एक तरीके से फिर से समझते हैं। जैसे ये ऊपर वाली क्या होगी, हाइपोथीका, और ईपीथीका अलग कर दी। ऊपर वाली जब भी क्या होगी, बड़ी होगी, और नीचे वाली जब भी होगी वो क्या होगी, छोटी होगी।
ठीक, ये दोनों कोशिकाएं क्या हो गई, अलग हो गई। अब इनके नीचे क्या हो गया, इनके साथ साथ एक और सेल वॉल इनके बन जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब ये हाइपोथीका जो है वो एपीथीका की तरह कार्य करेगा और यहाँ पर एक नया हाइपोथीका बन गया। इसी तरीके से इसके नीचे भी बन जाएगा, जैसे पहले हाइपोथीका थी सेम उसी तरीके से हाइपोथीका बन जाएगी। तो ये वाली सेल आप देख रहे हैं जो पेरेंट सेल के नॉर्मल ही है, लेकिन ये सेल क्या है, पेरेंट सेल से छोटी हो गई है। तो जब डॉटर सेल में हाइपोथीका आ जाएगा तो डॉटर सेल छोटी हो जाएगी, लेकिन जब डॉटर सेल में थीका ही रहेगा तो डॉटर सेल जो होगी वो पेरेंट सेल के समान होगी। तो एक तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन क्या क्या है, बाइनरी फिजन, और दूसरा इसमें क्या होता है, प्रबल बीजाणु बनते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रबल बीजाणु बनता है। तो क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछा जाता कि प्रबल बीजाणु किसमें बनता है। इस प्रबल बीजाणु को हम क्या कहते हैं, ऑक्सोस्पोर कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि ऑक्सोस्पोर किसे कहते हैं। तो कुछ चीज की हिंदी न पूछ करके सीधा उसकी अंग्रेजी ही पूछी जाती है कि ऑक्सोस्पोर किसमें बनते हैं। तो ऑक्सोस्पोर किसमें बनते हैं, डायटम से बनते हैं। ये अगली बार पीजीटी में पूछा गया था कि ऑक्सोस्पोर जो है वो किसमें बनते हैं। तो डायटम न देकर के क्या दिया था आंसर, बेसिलियोफाइसी दिया था। तो चाहे बेसिलियोफाइसी दिया हो, चाहे डायटम दिया हो, चाहे क्राइटोफाइटा दिया हो, तीनों का आंसर ही क्या होगा, ऑक्सोस्पोर। तीनों में ही क्या ठीक होगा, ऑक्सोस्पोर। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा हो गया, ऑक्सोस्पोर के द्वारा हो गया। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कुछ ही सदस्यों में होता है, सभी में नहीं होता। और एक जो इम्पोर्टेंट करेक्टर, एक तो आपको ये याद रखना है कि इनमें क्या होता है, ऑक्सोस्पोर पाया जाता है, संचित भोजन ल्यूकोसील के रूप में पाया जाता है, ऑर्नामेंटेशन का सेल वॉल का होता है, गोल्डन ब्राउन कलर। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऑक्सोस्पोर ल्यूकोसील याद रखना है। और इससे क्या होता है, जब ये डायटम कहाँ रहते हैं, समुद्र की सतह पर रहते हैं। इनके बारे में जो एक और पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जैसे ये कहाँ रहते हैं, हमें लगता है कि समुद्र की सतह पर रहते हैं। तो जब ये मर जाते हैं तो इनका जो सेल वॉल होता है उसमें सिलिका का पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, तो वो नष्ट नहीं होता है। और वो सिलिका क्या होती है, धीरे धीरे जो जमीन है उस पर इकट्ठी होती जाती है और अंत में क्या बन जाती है, एक प्रकार की मिट्टी बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, डायटेमेशियस सॉइल कहते हैं। ठीक, ये हमने पहले भी बताया था जब ये पढ़ा रहे थे, डायटेमेशियस सॉइल कहते हैं। इस डायटेमेशियस सॉइल का उपयोग जो होता है वो बर्तन बनाने में किया जाता है। जो आप चीनी मिट्टी के बर्तन कहते हैं वो इन्हीं का बना होता है, डायटेमेशियस का। इसके अलावा जो टूथपेस्ट आता है उसमें भी यूज किया जाता है। यानी जहाँ भी ऐसी चीजें का उपयोग होता है जो घर्षण करने के काम आती हैं, चाहे फिल्टर पेपर हो, तो वहां भी इसी सॉइल का उपयोग किया जाता है। तो इतनी बातें आपको किसके लिए याद रखनी है, डायटम के लिए याद रखनी है। अब हम क्या देखेंगे, डायनोफ्लैजिलेट के बारे में देखेंगे कि डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट और डायटम में अंतर क्या है कि डायटम जो होते थे वो कैसे होते थे, नॉन मोटाइल होते थे, लेकिन जो डायनोफ्लैजिलेट है वो क्या है, मोटाइल है। और इनमें दो फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक, सभी डायनोफ्लैजिलेट यानी इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें क्या होता है, टू फ्लैजिला पाया जाता है। इनकी संरचना देखेंगे तो ये लंबे से इस तरीके के होते हैं। शरीर पर इनकी क्या होती है, धारियां इस तरीके से पाई जाती हैं। और शरीर में क्या होते हैं, लंबे लंबे इस तरीके से ग्रूव पाए जाते हैं। इनमें दो फ्लैजिला पाया जाता है। एक फ्लैजिला क्या होता है, इस ग्रुप में होता है, इस तरीके से ग्रुप में होता है, और एक फ्लैजिला जो होता है यहाँ इस तरीके से ग्रुप में होता है। तो ये जो फ्लैजिला जब रोटेट करता है तब जाकर के इसमें रोटेटरी मूवमेंट होता है। रोटेटरी मूवमेंट के द्वारा इसमें क्या होता है, गति होती है। रोटेटरी मूवमेंट जैसे आप लट्टू देते हैं, नाचता है अपने अक्ष पर, यानी अच्छी गति होती है। और अच्छी गति द्वारा क्या होता है, ये मूव करते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सैप्रोफिटिक या सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं। इनमें भी क्या होता है, सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, स्पोर पाए जाते हैं। तो ज्यादातर कैरेक्टर इनको किससे मैच करते हैं, डायटम से। लेकिन डायटम और इनमें बेसिक अंतर ये क्या है कि ये टू फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें टू फ्लैजिला पाया जाता है, जिसके डायटम में नहीं पाया जाता। बाकी इनमें भी क्या होता है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, स्पोर पाया जाता है। एक चीज यहाँ ये याद रखनी है
कि इनमें क्या होता है कि एक डायनोफ्लैगेलेट है जिसे हम गोनियोलैक्स कहते हैं, गोनियोलैक्स। इसमें क्या होता है, ये रेड कलर का होता है। तो ये अपनी संख्या में इतनी तेजी से वृद्धि करता है कि जो समुद्र का पानी होता है वो पूरा रेड हो जाता है, जो तरंगे होती हैं वो रेड दिखाई देने लगती हैं। तब उसको क्या कहा जाता है, रेड टाइड कहा जाता है। तो पूछा जाता है रेड टाइड के लिए कौन सा प्रोटिस्टा जिम्मेदार होता है, तो आंसर क्या होगा, गोनियोलैक्स। इसके अलावा जिम्नोडियम भी याद रख लेना है। जिम्नोडियम भी किसका एग्जाम्पल है, डायनोफ्लैगेलेट का एग्जाम्पल है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, गोनियोलैक्स और जिम्नोडियम। तो अब हमारा इसके बाद हम क्या देख लेते हैं कि यूग्लिनोइडी क्या होता है। यूग्लिनोइडी में क्या पाया जाता है, यूग्लिना पाया जाता है। और यूग्लिना का जनरल करेक्टर तो हम जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ जानेंगे और बाकी के जनरल करेक्टर हम वहाँ जानेंगे जब यूग्लिना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब। अभी यूग्लिनोइडी जो बेसिक करेक्टर है यूग्लिनोइडी का वो जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो पहला तो इसका जो मेंबर है सबसे प्रचलित वो कौन सा है, यूग्लिना है। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अभी हम ऐसे प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ ही रहे हैं जिनमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। इसके अलावा क्या होता है, इनमें पेलिकल पाया जाता है, इनमें सेलवार नहीं पाई जाती। डायनोफ्लैगेलेट में पाया जाता है, डायटस में पाया जाता है, लेकिन यूग्लिनोइड में नहीं पाया जाता, भले ही ये पादप सब है। इसके अलावा इनमें जो संचित भोजन होता है वो पैरामाइलम के, ठीक, डायटस में लिपोसिन के नाम पे और यूग्लिनोइडी में पैरामाइलम के रूप में होता है।